किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें m यूनिट्स चाहिए, तो हम मॉड्यूलस m इनटू ए वेक्टर कर देंगे। क्या मॉडुलस m इंटू ए वेक्टर कर देंगे। ए ये क्या बोल दिया, वेक्टर ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। चलो एक और वेक्टर्स को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने वेक्टर का बताया है कि भाई दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या सिंपली बोल दो एक नंबर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। वेक्टर मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड साथ के साथ डायरेक्शन होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फोर्स हो गया कि कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट इज कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा कि यार भाई एक ऐसी क्वांटिटी हमें चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी हमें चाहिए जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाई गई, एक लाइन सेगमेंट और उसको दे दी एक डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेटली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन सेगमेंट विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर हम उस लाइन सेगमेंट को ए बी नाम दे रहे हैं, ए और बी पॉइंट्स हैं उसके इनिशियल और एंड पॉइंट, तो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी वो या तो ए टू बी बनेगी या फिर बी टू ए बनेगी। राइट राइट ओके। सो नाउ अब हम बात आती है कि इसमें हम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप सिंपली लिखोगे ए बी विद नॉट एन एरो, नॉट एनी साइन, सिंपल ए बी, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर लिखा पहले, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एरो के साथ, और साथ में क्या लगा दिया, उसका मॉडुलस लगा दिया। ये मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ ए बी यानी कि ए टू बी, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ की बात करूंगा तो दैट इज डिनोटेड बाय ए बी सिंपली, और ए बी वेक्टर उसके साथ मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम दो लेटर्स की हेल्प ना लेके एक सिंगल लेटर की हेल्प से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी जो वेक्टर है ए टू बी, उसको मैंने किस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे स्मॉल ए लेटर यूज किया और उसके ऊपर एक एरो। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट विद एन एरो अबव, उसके सर के ऊपर एक एरो लगा दें, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बात समझे, मैग्नीट्यूड को आप सिंपली लेंथ भी बोल सकते हो, ठीक। ए बी प्लस बी ए जीरो होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो ए टू ए हो जाता है, ए से बी चले फिर बी से ए चले, तो ए टू ए चले, और ए टू ए को हम क्या बोलेंगे वेक्टर्स की टर्म्स में, जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्लियर 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 टू ऑल, ओके। सो इसमें अब मैंने बताया था तुम्हें कि किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ता है, उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे। अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जितने नंबर से, जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, उतने टाइम्स। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लो 5 यूनिट है और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर बनेगा 2 इंटू ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा उस माइनस को हम भूल जाएंगे एक तरह से मैग्नीट्यूड के केस में, जो उसका पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। बात क्लियर है, कुछ बोल दिया करो यार, हाँ ना यार, कुछ तो बोल दिया करो भाई। नेक्स्ट पे आते हैं जी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है। किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मुझे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, वेक्टर को टोपी पहनानी है। टोपी कैसे पहनानी है उसको, उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है मान लो 3 यूनिट्स। ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट्स। इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम रखनी है,
एक ऐसा वेक्टर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जी, 4 यूनिट हो। कितना यूनिट हो, 4 यूनिट। तो अब जल्दी से मुझे बताएगी विदुषी कि इसका आंसर क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर ए। 4/3, क्या 4/3? ओनली 4/3, कुछ और भी साथ में? 4 इंटू ए वेक्टर अपॉन में 3। ओके मुस्कान, क्वेश्चन पढ़ा तुमने, सुना? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी ऐशनी। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट का है, उस ए वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट हो, तो बताओ उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो। ओके हाँ, शताक्षी, माही, नहीं बताऊंगी, नहीं, ईशा, ओके, ऐशनी ने अभी भी नहीं बताया, आयुष, ओके, 4/3 ए वेक्टर, हाँ 3 ए कैप, श्योर, 4 ए कैप, 4 ए कैप, 4/3 ए वेक्टर इज द राइट आंसर। जिन्होंने बताया सभी का सही है वो, 4/3 ए वेक्टर। और इसी को लिख सकते हैं 4 ए कैप भी, जिन्होंने 4 ए कैप बोला वो भी सही है। देखो ए कैप क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन पकड़ लिया आपने, बस डायरेक्शन पकड़ ली का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड नहीं है, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, कितना, 1 यूनिट। ये डायरेक्शन के साथ साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड वाला 1 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है ना। अब जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू ए कैप। और ए कैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड 3 था, तो आप ए कैप को यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन में 3 भी बोल सकते हो। ये ए कैप ही तो है, बात समझेगा नहीं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, गॉट इट। तो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में जब भी बात होती है ना, जब वर्ड आ जाए ना कि वेक्टर की डायरेक्शन, तो सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो सबसे पहले, उसका यूनिट वेक्टर, और उसके साथ जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। क्लियर टू ऑल? आ रहा है कुछ समझ में यार? कुछ बोल दो यार, हाँ ना, मुंडी हिलाने की जगह हाँ ना कुछ बोल दिया करो। चलो थैंक यू, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, हर जगह यही नोटेशन चलेगी, ठीक है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। के कैप पहले बता दिया, अभी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बट यहाँ से एक बहुत अच्छी सी संभली हुई बात हमें नजर आ रही है कि वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो मतलब ऐसे बोल लो कि वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। बात क्लियर है? थैंक यू ना। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ माही से स्टार्ट करते हैं फिर से। आई नहीं थी तो ओके ओके ओके, ईशा से स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड, हाँ ईशा बताओ, ईशा रानी बोलो। ऑफ ए पॉइंट, हाँ हाँ ओके, ठीक है। किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का कोई और बताना चाहेगा, मतलब हाँ विदुषी कुछ बोलना चाह रही थी। वो तो डिस्टेंस है, वो पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना हुआ। चलो हाँ ओके, ये पॉइंट है, तो ये वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पी पॉइंट। ओके। किसी पॉइंट पी पॉइंट हम नाम दे देते हैं उसको, पॉइंट को पी नाम दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, एक्स वाई मान लेते हैं उसको अभी हम 2D के अंदर, ठीक।
तो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करके ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ यानी कि OP वेक्टर बनाते हैं तो दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, राइट। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। x कंपोनेंट के साथ आई कैप चिपका दो, y कंपोनेंट के साथ जे कैप चिपका दो, बीच में प्लस साइन, वही हमारा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा रीकैप। ठीक है, अब हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स x y z। अब हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट और आ गया, मतलब जैसे हम इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं, जो ये रूम है, यहाँ पे पॉइंट है, देख लो एक बार इधर देख लो, मेरी तरफ देख लो, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं वो समझ लो पहले। जैसे हम 2D में अगर मैं बात करूँ, 2D में पहले 2D में हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले हम ओरिजिन से उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पे बिल्कुल नीचे इसके, ठीक है ना, और देन फिर उस पॉइंट से चलते हुए यहाँ उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम डेली की लाइफ में यूज कर रहे हैं आजकल, कैसे, जीपीएस, गूगल मैप जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, लोकेशन जो भेज रहे हैं वो क्या है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो है सारा कुछ, वहीं से तो बना है वो, इसी का यूज करके वहां पे बनाया गया वो। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है तो ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि जब हम अपना जो लोकेशन डालते हैं जहां से हम चल रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है इस पोजीशन पे, तो हम किसके अलोंग चलेंगे, पहले एक्स के अलोंग और फिर चलेंगे हम वाई के अलोंग। बात समझे, ये अगर हम x चले, ये हम y चले, तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स वाई। बट अब कौन सा सिस्टम आ रहा है हमारा, 3D सिस्टम। अब 3D सिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास z एक्सेस आ गए, समझने की कोशिश करना, ये z एक्सेस है ये वाले। अब आपको 3D सिस्टम में कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, इस पोजीशन पे जहाँ मेरी फिंगर है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जाने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से चलोगे x, फिर y, और यहाँ से फिर ऊपर उठोगे और यहाँ पहुँच जाओगे। तो सपोज करो कि ये वाला जो डिस्टेंस है बाहर की तरफ, वो कितना चला आपने, z चला। बात समझे, तो हमारे पास एक लोकेशन मिली यहाँ पे, वो जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। बात क्लियर है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बना के देखें तो ये हमारे पास एक पोजीशन हो गई है, ओरिजिन से मैं x की तरफ चला, फिर मैं y की तरफ चला नीचे नीचे, और फिर मैं ऊपर z की तरफ चला। अब इस पॉइंट को डायरेक्टली वो ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा है, डायरेक्टली ऐसे। तो ये जो वेक्टर बनेगा OP वेक्टर, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P अगेन। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू OP वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे फिर से, x i कैप प्लस y j कैप प्लस यस z k कैप। सिंपल। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ i j k चिपका दो, है ना, क्लियर, वैल्यू निकालने के लिए। डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है ये पोजीशन वेक्टर है, ये एक वेक्टर्ड क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिस्टेंस है। जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना इस पोजीशन वेक्टर का, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। अब वो भी निकालेंगे अभी हम, ये नोटेड। चलो अभी हम डिस्टेंस भी निकालते हैं, पहले 2D में फिर 3D में बताया था। या एक काम कर सकते हैं हम, चलो यहाँ पे आप मार्क कर ही देता हूँ मैं, 0,0 ही पॉइंट है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इस OP वेक्टर की क्या निकालनी है, लेंथ और मैग्नीट्यूड। ठीक, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बोल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड P, या डिस्टेंस OP, सिंपल। तो OP डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना वो 10th वाला, हाँ हाँ बोल बोल, वेरी गुड। हाँ, तो x2 कौन है और x1 कौन है, ये x2 ना, x2 बोला, और ये x1, तो x माइनस 0 करो कितना आया, x प्लस और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y माइनस 0 y और उसका स्क्वायर और उसका फिर अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल।
अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, हम ना क्वेश्चंस में ना तो डायग्राम बनाने वाले हैं ये सब, ठीक है, ना कोई फॉर्मूला याद करने वाला है। बहुत ही सिंपल सा काम क्या करने वाले हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ आई और जे कैप चिपका दिया, पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाओ, जो आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं, आई और जे के जो कॉफिशिएंट है, ऐसे सोचो कि वेक्टर में ऐसा ना आई जे के को हटा दें तो बचे हुए जो नंबर्स हैं, बचे हुए जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, उनके इनके स्क्वायर्स का सम। जैसे ये वेक्टर है ये वाला, तो इसके नंबर्स ये वाले हैं एक्स और वाई, उनके स्क्वायर का सम ही तो आ रहा है विद इन अंडर रूट, विद इन अंडर रूट। अगर मैं ओपी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा, आई और जे को भूल जाओ तो 5 रूट के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है, बात समझे। सिमिलरली इसी चीज को मैं क्या कर दूं, अब एक्सटेंड कर देता हूं, है ना, टू 3D। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बता दो जल्दी से अब, प्लस ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेंथ ओपी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, जो मर्जी बोल लो अब ऐसे, डन है। समझ में आ रहा है मैडम कुछ, माही कुछ पल्ले बढ़ रहा है कुछ, क्या चल क्या रहा है, वेरी गुड। 11th में पढ़ा होगा शायद ये चैप्टर, पढ़ा था, नाम तो पढ़ाई होगा एटलीस्ट। हाँ यार हद है यार, मैं क्यों मजे लूंगा, तुम लोग फिरकी ले रहे हो, 11th तक पढ़ के आए हो इतने अच्छे से, क्यों अर्पित, क्या मैं तो गलती से पास हो गया, हाँ पास तो वैसे स्कूल वाले कर ही देते हैं 11th में। ठहर जा, मुझे सोचने पड़ते हैं कौन से किसका बटन है, उसको नहीं बंद कर सकता मैं, वहां से है कर दे सबसे लास्ट वाला, वैसे वो दो काम के नहीं है, सबसे लास्ट, हाँ ये वाला, ये वाली तो अभी भी नहीं हुई। ये वाली नहीं हो सकती, कैमरे के साथ कनेक्टेड है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, बस 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 हो गया। अब आते हैं हम वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, सुन लो देख लो इधर, देख लो इधर, एक पॉइंट गिवन था, उस पॉइंट को हम डायरेक्टली ओरिजिन से ज्वाइन करके उस पॉइंट का क्या बना रहे थे, पोजीशन वेक्टर। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होती है तो एक पॉइंट पहले से फिक्स्ड है, कौन सा, ओरिजिन, और एक होगा गिवन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखा जाए तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक पोजीशन वेक्टर बन रहा है किसी पॉइंट का। अब वो ये बोल रहा है कि भैया जो दो पॉइंट्स है ना उनमें से कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन नहीं है फिलहाल, यानी कि दोनों पॉइंट स्पेस में यहाँ पे पड़े हुए हैं कहीं, ठीक है, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अब इन दोनों से ऐसे ज्वाइन किया, या तो ए टू बी डायरेक्शन देगा या बी टू ए, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है वो, ठीक है। तो वो जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, चलो जी ये पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 z1। देखो एक बात ध्यान रखना भैया, वेक्टर और 3D दोनों चैप्टर में ही जब भी मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, एक पॉइंट एज्यूम करना है तो x1 y1 z1, दो पॉइंट एज्यूम करने हैं तो साथ में x2 y2 z2, तीसरा है तो x3 y3 z3, मतलब एक स्टैंडर्ड नोटेशन बना के रखना पूरे दोनों चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो आपके लिए भी इजी रहेगा चीज़ों को याद रखना और समझना भी। तो ये हो गया x2 y2 z2, ठीक है। अब बात आती है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, इनके ए बी वेक्टर हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि चलो एक काम करो यार, यहाँ पे कहीं ओरिजिन मान लेते हैं, कहीं तो होगा ना ओरिजिन, अगर ये दो पॉइंट्स स्पेस में पड़े हुए हैं तो ओरिजिन कोई पॉइंट होगा कहीं, ठीक। ओरिजिन से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, माही बोल रही थी कि सर ए को ज्वाइन कर दे, मैंने कहा हाँ ठीक है। देन फिर
देन फिर उसको मन किया कि सर फिर एक काम करते हैं, बी अकेला है उसको भी ज्वाइन कर देते हैं, चलो तो उसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके भाई, राइट। अब हमें क्या मिल गया, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल है तो क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन वाला। तो क्या बनेगा बताओ इसमें, ओ ए प्लस ए बी, अरे डायरेक्शन देखो ना, ओ ए प्लस ए बी, ये ए है ना पॉइंट, ठीक, इज इक्वल्स टू, अरे क्या बात है, वेरी गुड यार, याद हो गया तुम लोगों को, इंटेलिजेंट हो नहीं क्या तुम। ए बी की वैल्यू क्या होगी बता दो, ए बी की वैल्यू हो गई है ओ बी माइनस में ओ ए, ठीक है क्या। और ओ बी क्या है अपने आप में, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अरे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो ओ बी है, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए है। तो क्या मैं ए बी वेक्टर को ऐसे बोल सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहली बात तो ये एक रूल, एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला, जो मर्जी बोल लो इसको, वो बन गया कि बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल वाले को माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, बात समझे। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बनेगा बताओ जरा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसके साथ क्या लगा दो, आई जे के। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, उसके साथ आई जे के, बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, आई वाले कॉफिशिएंट आई में से माइनस होंगे, जे वाले से, ऐसे के वाले से। तो क्या बचेगा डायरेक्टली बताओ मुझे, सोचो, इसका आई का कॉफिशिएंट कौन होगा, x2, इसका क्या होगा x1, तो क्या बचेगा x2 माइनस में x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j क्या, प्लस z1 z2 माइनस z2 क्या किया हमने, b के कोऑर्डिनेट्स में से, सुनो इधर इधर इधर, b के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते जाओ, जो वैल्यू आएंगी उनके साथ आई जे के लगाते जाओ, बस आ गया आपका वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर जो है, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसकी लेंथ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सर, है ना। तो या फिर ऐसे सोचो कि जो हमारा वेक्टर आया है, देखो इधर, जो हमारा ये वेक्टर आया है उसके आई जे के को भूल जाओ, भूले तो क्या बचा, कोफिशिएंट बचे, उनके स्क्वायर का सम विद इन अंडर रूट, उसको आप सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला बोल लो या वेक्टर को देख के बोल लो, बात डिट्टो है। ये लो जी, कोई डाउट है इसमें तो बताएं आप। क्या अंडर रूट तो फॉर्मूले का अंडर रूट आता है ना, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले का वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है जी, डन है, यहां तक डन है भाई। क्या करना है, फाइनल में से सुन लो एक बारी फिर से, आयुष भैया कैसे क्या हो गया, ऑल वेल, ठीक है। फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हमें माइनस करना होता है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को हमें माइनस करना होता है। फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट्स माइनस करते चले जाओ करस्पॉन्डिंग वाले, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे वाई में से वाई और जेड में से जेड। ओके है क्या, ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे, है ना। ये मैंने सोचा भी नहीं था वैसे। 1 - 3 4 q इज इक्वल्स टू -3 1 -4 फाइंड क्यू पी वेक्टर। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। यस
भाई साहब रूट की बात कहाँ से आ गई? मैंने मैग्नीट्यूड तो पूछा ही नहीं है। मैंने कहाँ लिखा है मैग्नीट्यूड? मैंने लिखा है क्यूपी वेक्टर। क्यूपी वेक्टर निकालना है। आ गया भाई? चलो विदुषी बताओ क्या आया आंसर। 1 सेकंड आया। हाँ कॉमन कैप माइनस जे कैप प्लस 2 एक सेकंड। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप 4 मल्टीप्लाई में 4। 4। चलो देख लेते हैं भैया, सेम आ रहा है क्या? क्यू पी मतलब पी में से आपको क्यू को माइनस करना है। पी माइनस क्यू, पी में से क्यू को माइनस करो तो 1 + 3 इज 4, -3 -1 -4, 4 माइनस प्लस 4 इज +8। तो आंसर इज राइट। ठीक है, चलो अब वो बोलता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स in direction of QP। चलिए निकालिए। चलिए जी कीजिए। हाँ जी डन। ट्राई दिस सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल, महा सिंपल इनफैक्ट। ठीक, हाँ जी डन। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ QP। यस माही बोलो आंसर। डन, बताओ। 7/√6। हाँ चलिए वेरी गुड। भाई QP जो वेक्टर है उसको एक नया नाम दे दिया मैंने, ए वेक्टर। सिंपल, सुन लो। अब इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे 7 यूनिट्स का एक वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू में ए कैप। सिंपल, तो 7 इंटू में क्या करना है? ए कैप। ए कैप के लिए क्या करोगे आप? वेक्टर, वेक्टर उठाया ये पूरा,
ये 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो अभी पहले, ठीक है। और अपॉन में जब इसका मैग्नीट्यूड करोगे इस पूरे का, तो 4 जो मैग्नीट्यूड वाला नंबर है ऑलरेडी वो तो बाहर ही है, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड और कितना आएगा, √6 आएगा। तो वो 4 से 4 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो ये आ गया आंसर 7/√6 I - j प्लस में 2k कैप। ठीक है, क्लियर ये बात? हाँ ना कुछ बोलेंगे? माही तुझे समझ में आया ये? चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, किसी भी वेक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एनी वेक्टर a एंड b, मान लो कि a वेक्टर दिया हुआ है मुझे a1 b1 c1, या a1 a2 a3 कर देते हैं, a1 a2 a3, और b वेक्टर मैंने किया b1 b2 b3। बोला हुआ है कि a एंड b आर इक्वल। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो कंपोनेंट वाइज इक्वल है। मींस a1 और b1 इक्वल होगा, एट द सेम टाइम a2 और b2 इक्वल होंगे, एट द सेम टाइम a3 और b3 इक्वल होंगे। दो वेक्टर्स इक्वल होने का मतलब है कि उनके i वाले कोफिशिएंट, उनके j वाले कोफिशिएंट, उनके k वाले कोफिशिएंट सब इक्वल होंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम ही वो हो गया। सेम ही होगा तभी तो सेम है ना। सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम हो गया। सेम नंबर से यार, 2 3 4, तो ये भी 2 3 4 बस। ठीक है जी। अब बात आती है बात कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। सुनो, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर बोल लो या पैरेलल वेक्टर बोल। देखो दो बातें हैं यहाँ पे, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के माइंड में। बच्चों ने शुरुआत से पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ा हुआ कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो कि एक लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स की बात जब भी चलती है तो मिनिमम कितने पॉइंट्स की बात होती है? 2 या 3? 2 या 3? मिनिमम 3 पॉइंट्स की बात होती है। क्योंकि 2 पॉइंट्स की बात क्यों नहीं होती वैसे? वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, एक लाइन हम बना सकते हैं। बट तीसरा पॉइंट सेम लाइन पे होगा नहीं होगा तो वो हमें चेक करना होता है, उसकी हमें बात करनी होती है। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जब वो एक लाइन पर होते हैं। बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 2 वेक्टर्स के कोलिनियर होने की बात कर रहे हैं। और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी तक? एक लाइन सेगमेंट से, विद ए डायरेक्शन, विद ए डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि ये 2 लाइन्स दे दी मैंने विद द सेम डायरेक्शन, मान लो विद द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है। ठीक है, बट ये 2 अलग अलग लाइंस के ऊपर हैं ये दोनों सेगमेंट्स। क्या है? ये दोनों सेगमेंट्स, लाइन अलग अलग हैं और उनके ऊपर ये 2 सेगमेंट है जिनकी डायरेक्शन सेम है। वैसे अगर 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उन वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल और कोलिनियर। इन दोनों को आप क्या नाम दोगे भैया? कोलिनियर वेक्टर बोलोगे, और इन्हीं को हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लाइंस पर हैं तब भी ये कोलिनियर है। ठीक है, यहाँ पे कोलिनियर वर्ड यूज होता है पैरेलल के लिए। जब भी हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हैं, ध्यान देना फिर से, कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, कोलिनियर पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देन सेकेंड इज, अगर ये केस 1 है इसका। केस 2, अगर मान लो कि ये 2 वेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो कि ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, तो ये कितना होगा? थोड़ी और लेंथ बढ़ा देता हूं, चलो। तो ये कितना होगा? लाइक -2a वेक्टर, ऐसा कुछ हो सकता है, या -3/2 टाइम्स ही हो सकता है। 3/2 टाइम्स लेंथ होगी मान लो इसकी, 1.5 टाइम। मान लो इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 15 है, तो आप बोलोगे कि -3/2 टाइम्स, कितना बोलोगे उस समय? -3/2 टाइम्स ऑफ ए। ऐसे बोलोगे ना, डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, -3/2 भी छोड़ो, एक काम करते हैं,
सबसे बढ़िया नंबर यूज करते हैं, क्या बताओ, m, है ना। क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम, नंबर m यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू में a टाइम्स, और वेयर m कैसा नंबर होगा यहाँ पे फिलहाल, नेगेटिव। इस वाले केस में m कैसा नंबर होगा, अगर ये a है और ये क्या होगा, m इंटू a टाइम्स, m क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा भाई। अच्छा सपोज करो 1 मिनट के लिए कि अगर मैं इस वाले वेक्टर को a नाम दे दूं, तो क्या मैं इस वाले वेक्टर को m इंटू a नाम दे सकता था, बता सकता है कोई बच्चा। अगर मैं इसको a नाम देता तो क्या मैं ऊपर वाले वेक्टर को जिसकी लेंथ छोटी है m इंटू a टाइम्स नाम दे सकता। हाँ भाई, m की वैल्यू से 2/3, 1/2, 3/4 ऐसा कोई नंबर होगी 1 से छोटी, तभी तो लेंथ छोटी हो जाएगी ना। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो मतलब एक बात क्लियर हो रही है सर, मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या कोलिनियर बोल लो उन्हें, तो वो कैसे होंगे, अगर a वेक्टर है तो दूसरा क्या होगा, m टाइम्स ऑफ a होगा। सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही तो चेंज आ रहा है ना, और लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कौन नंबर यूज कर रहे हैं अपन लोग, m यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि m पॉजिटिव या फिर m नेगेटिव। डायरेक्शन में ऐसा तो नहीं था वो टेढ़ी चली जाएगी, वैसा तो नहीं है ना। डायरेक्शन क्या है, या तो सेम होगी या फिर जस्ट अपोजिट होगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब बात ये आती है, जैसे विदुषी देख रही है कि यार वो सेम लाइन पे नहीं हो सकते क्या सर, बिल्कुल हो सकते हैं सेम लाइन पे। मान लो ये वाला जो पोर्शन है वो a वेक्टर के लिए है, और ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है वो b वाले वेक्टर के लिए है, सेम ही सेगमेंट पे, ठीक है। तो ऐसे वाले वेक्टर्स को भी आप क्या बोल सकते हो जी, क्या बोल सकते हो, कोलिनियर और पैरेलल। दे मे बी ऑन द सेम लाइन, दे मे बी ऑन द डिफरेंट लाइंस। बात समझे क्या, सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन, कि यहां से यहां तक तो एक वेक्टर है जी, यहां से यहां दूसरा वेक्टर है, m यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों ही केसेस में आप अब ये बोल सकते हैं कि अगर आपको, सुनो इधर, a और b दो वेक्टर्स दिए हुए जो कि पैरेलल हैं, पैरेलल वाला साइन लगा दिया मैंने। कोलिनियर के लिए भी आप यही वाला साइन यूज करेंगे, पैरेलल वाला, बट कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। सो a अगर वेक्टर है जो कि b के कोलिनियर है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, b को लिख सकते हैं हम m टाइम्स ऑफ a। m बस जीरो नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो डिपेंडिंग कि b और a की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। क्लियर, बोलो ना यार, पक्का। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, यहां से इसका एक पोर्शन हो गया, ठीक है जी, ऐसे ही, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने ऐसी एक लाइन जो कि किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, a टू da और d टू मान लो c है। मान लो कि ad वेक्टर डिफाइन किया गया और इधर से cd वेक्टर डिफाइन किया गया, ad एक वेक्टर है, उधर से cd एक वेक्टर है, ठीक है। तो ad और cd ध्यान देना, वो दोनों क्या है, कोलिनियर है, वो दोनों क्या है, कोलिनियर है, जिसमें ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक आदमी इधर से उधर भागेगा, दूसरा उधर से आ रहा है, सेम ही लाइन पे चल रहे हैं उन्होंने, तो वो दो वेक्टर्स बनाएंगे, कौन से वाले, पैरेलल और कोलिनियर। डन 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 डन। अब इनके कोफिशिएंट की टर्म्स में बात करते हैं। अच्छा इनको ना यहाँ पे ना वेक्टर्स के केस में, सुन रहे हो, वेक्टर्स के केस में इनको हम कोफिशिएंट नहीं बोलते इन जनरल, इन नंबर्स को ना IJK के जो कोफिशिएंट है उनको हम कोफिशिएंट ना बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कंपोनेंट्स। दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A along x axis, along y axis, along z axis, ठीक है। These are the scalar components of the vector A along x axis, y axis and z axis। अच्छा समटाइम्स वहां पे लिखा जाता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A along x axis। तो बताया कोई बच्चा क्या होना चाहिए सर, A1i, है ना, फिर i को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। A1i पूरा एक साथ, A1i क्या है यहाँ पे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग x एक्सिस, इसी तरह से अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल हैं
तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनकी टर्म्स में क्या रिलेशन बनेगा, उनकी टर्म्स में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो चलो एक काम करें, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और उसमें दो वेक्टर्स लिखते हैं। ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो है a1 b1, a1 a2 लिए थे ना मैंने नंबर्स, क्या लिए थे नंबर्स यार? हाँ, a1 a2 a3 ले लेते हैं, a1 a2 a3, और बी वेक्टर के क्या लिए थे बता देना, b1 b2 b3। अच्छा, वेक्टर को लिखने का आसान तरीका भी है, आई जे के लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या करो, ब्रैकेट लगाओ ये वाला, बस। इसका मतलब क्लियर है कि आई के साथ, जे के साथ, के साथ ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही बी वेक्टर को लिखने का ये हो गया जी। अच्छा, मैंने क्या बोला ऊपर, ए जो है वो बी के पैरेलल है। अगर ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो बी वेक्टर है उसको मैं लैम एम टाइम्स ऑफ ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। क्योंकि ए और बी पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो अपन लोग बी वेक्टर को लिख लेते हैं एम टाइम्स ऑफ ए। अच्छा, किसी के माइंड में बत्ती जल गई होगी अगर कि सर ए को क्यों नहीं लिखा आपने एम टाइम्स ऑफ बी, लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ए वेक्टर को लिखो सम टाइम, सम मतलब एम नंबर एन नंबर, वो जो भी आप यूज करना चाहते हो। ए को लिखो एम टाइम्स ऑफ बी या बी को लिखो एम टाइम्स ऑफ ए, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक है, अब जब बी एम टाइम्स ऑफ ए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के जो नंबर्स हैं यानी कि b1 b2 b3 आई जे के साथ जो नंबर्स हैं ये वाले इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, एम टाइम्स a1 a2 a3, बोलो हाँ या ना, हो गया। अब b1 किसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब एम a1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि b1 इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ a1, b2 इज इक्वल टू बोलो b3 इक्वल टू बोलो, अच्छा यहां से a1 अपॉन b1 बोलो, वन बाय एम, ओके ओके। a2 अपॉन b2 बोलो, a3 अपॉन b3 बोलो, तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे तो उनके जो आई जे के जो कॉफिशिएंट्स होंगे, आई जे के जो कॉफिशिएंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल। याद है वो 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, ए बी अपॉन में डी, है ना, करते थे ना, बी सी अपॉन में ई एफ, तो वही चीज आ गई। तो दीज नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, किसी ने अगर मान लो इसका उल्टा लिख दिया, b1 अपॉन a1 इक्वल्स टू b2 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b3 अपॉन में a3, तो भी सही है ना। ये 1 अपॉन m है तो वो m है तो रेशो इक्वल ही ना, बात समझे। डन, समझ में आया। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम होंगी, दे मे बी ऑन द सेम लाइन, दे मे बी ऑन द डिफरेंट लाइन। डायरेक्शन सेम का मतलब या तो बिल्कुल सेम होगी या फिर जस्ट अपोजिट होगी, दोनों केस हो सकते हैं। मैथमेटिकली देखें तो उन दो वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या निकल के आ रहा है, उनके जो कॉफिशिएंट है आई जे के वाले वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और यू कैन से कि ए वेक्टर को हम बी एम टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं या बी वेक्टर को हम एम टाइम्स ऑफ ए लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, बट पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल होता है, बट बच्चे उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं कुछ कुछ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, ए वेक्टर लिखा मैंने, बी वेक्टर लिखा, ए वेक्टर लिख दिया मैंने आई माइनस का ये जे प्लस का ये 3k है, ठीक है, 2i प्लस का ये पी जे माइनस का ये प्लस का ये 6k है। फाइंड पी फॉर ए पैरेलल टू बी। हाँ जी, पी निकालना, पी फॉर प्रियंका वाला।
2। पहले सोच लो एक बारी, आराम से डिसाइड कर लो। -2। ईशा रानी, सही आंसर चाहिए, बताओ। +2 या -2 या एनी अदर नंबर? जल्दी बताओ यार ईशा, जाना है यार, विदुषी को जाना है, लेट हो रही है, वो टाइम देख रही है। अब बैठा नहीं जा रहा उससे, अब हो रहा है कि चलो यार, चलो हो गया, बहुत हो गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या बात। बस भाई, बेंच तोड़ेगा तू। हाँ जी, -2। हाँ जी अर्पित बोल, 2 या -2? क्या? यस, -2 ना। 1 में ये हो गया 1 में ये 2 इक्वल्स टू माइनस में 1 में p। बस इतना ही बहुत है, आगे लिखना चाहो वो तुम्हारी अपनी। तो p की वैल्यू -2 हो गया। इतू सा क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला नंबर डबल किया मैंने, ये वाला नंबर भी डबल किया, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर भी डबल कर दो, तो p के लिए -2। m टाइम्स ना, m यहाँ पे 2 हो गया ना, बात समझे? ठीक, चल बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन। टाइम कितना हो गया? अभी तो 15 मिनट्स है ना, ठीक है, फिर तो निकालते हैं, कुछ निकाल। क्या चाहते हैं तू? अरे यार, हाँ क्या? क्या दिवाली पे क्या? हाँ ऑब्वियसली, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे छुट्टी रहेगी। क्या बात कर रही हो? तो थर्सडे भी छुट्टी रहेगी। छुट्टी कर लो। हम्म, क्यों कर ले फ्राइडे को छुट्टी, बता फिर। फ्राइडे को छुट्टी करके फिर सैटरडे संडे वापस। फ्राइडे बुलाएंगे, फ्राइडे से आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। हाँ हाँ हाँ, चेप दिए। चलो सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं जी। DPP 1 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन द XY प्लेन। XY प्लेन में एक यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ लो यार, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आयुष तूने टेस्ट नहीं दिया था ये वाला? क्यों? मैं बाहर गया। ऐश नहीं, आपने क्यों नहीं दिया? तू भी बाहर गई थी। हाँ, मुस्कान आप तो जाते नहीं हो, हाँ क्लास होती है ना आपकी तो। शताक्षी तू क्यों नहीं आई थी वैसे टेस्ट इस बार?
हाँ संडे को भाई टेस्ट रहेगा इस बार भी। ये तो सब दिवाली है। सही हाँ बात तब भी रहेगा। है। सर नहीं आ सकते। मत आना मत आना। हैं छोटी हो बड़ी हो मुझे कोई मतलब नहीं, संडे को टेस्ट है तो टेस्ट है। हाँ है किस चीज़ का, ये है डेफिनेट इंटीग्रल का जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है 1 से 40 क्वेश्चंस, उन्हीं का टेस्ट है। डाउट्स ले लूंगा ना मैं। दिवाली के दिन तो घर से बाहर नहीं करने देंगे। हाँ और सर ये नहीं आते तो छोटी दिवाली है उस दिन सब निकलते हैं वो घर से बाहर। ठीक है पेरेंट्स से मैसेज करवा देना कि हम नहीं भेज सकते अपने बच्चे को। ठीक है पेरेंट्स से मैसेज करवा देना ना भाई। क्या मेरा AOI क्या बोल रही है मुझे कोई नहीं सुनाई दे रहा। हाँ ठीक है AOI का है। सबके अलग अलग टेस्ट बना रहे कि ये इसका टेस्ट है, ये इसका टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 किया तूने? समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं पड़ा। पल्ले क्यों पड़ेगा तुम्हारे, हर क्वेश्चन को मैंने करा देना है उसके बाद भी तुमने रिवाइज नहीं करना है। देखो टॉपर ने नहीं करा, मैं तो फिर क्या हो गया टॉपर ने नहीं किया तो? मैं कहाँ गया पहला क्वेश्चन अपने आप। देखो बस आपके सही का बच्चे ने नहीं किया। वो पूछ रही टेस्ट है। हाँ बोलना चाहोगे? नहीं मैंने अंदर ही अंदर बोल लिया। चलो इधर आ जाओ। राइट डाउन है यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मतलब 2D में हम बात कर रहे हैं। ठीक है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइक दिस, सुन लो भाई सुन लो इधर। तो हम ओरिजिन से एक बेस स्टार्ट करते हैं उसका। यूनिट वेक्टर है तो मतलब 1 यूनिट लेंथ मान लिया हमने इसके जी। ठीक एंड देन इस पॉइंट पे आके हम रुके 1 यूनिट लेंथ के साथ और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। ये जो OP है वो बना रहा है 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं? ओके है क्या? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो मुझे OP वेक्टर निकालना है, यही तो पूछा है ना। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। OP वेक्टर की लेंथ हमें दी हुई है कितना 1 यूनिट एंड वी हैव टू फाइंड दिस OP वेक्टर। ओके ये थीटा है, थीटा हमारा 30 डिग्री है। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया। तो ये वाला पॉइंट बन गया x, y। तो मुझे क्या निकालना है, x और y की अगर वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं OP वेक्टर की वैल्यू बता पाऊंगा? बोलो हाँ या नहीं। दैट इज xi प्लस में yj। ओके क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री सिंपल वाली आती है x/1 इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। ओके जी कॉस। तो दिस इज cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 30 y/1 1/2। तो x और y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो OP वेक्टर आ गया हमारे पास √3/2 i कैप प्लस में 1/2 j कैप। लो जी ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है नंबर 2 पे आ जाओ जी। अब ध्यान देना नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना। वहां पे क्या पूछा गया है? क्या कोलिनियर, क्या कोलिनियर? हाँ 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान देना 3 पॉइंट्स के कोलिनियर की बात कर रहा है वो। 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब वो तीनों एक लाइन पे होने चाहिए, इस बात के लिए बोल रहा है वो। ठीक है और वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स के हमें क्या गिवन है? उन पॉइंट्स के हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। लाइक जैसे ऐसे सोचो कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कहीं यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि वो एक लाइन पे है भी या नहीं है। ठीक है ऐसे सोचो अभी। तो उन तीनों पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर गिवन होने का क्या मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, ओरिजिन से तीनों पॉइंट्स को अलग अलग। ठीक है तो वो जो वेक्टर्स बनेंगे कौन से? OA, OB एंड OC। दीज 3 वेक्टर्स आर गिवन, दीज 3 वेक्टर्स आर गिवन। हमें क्या करना है? उन तीनों पॉइंट्स को ये शो करना है कि वो जो तीनों पॉइंट्स है वो एक लाइन पर है। बात समझेगा नहीं?
तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उन 3 पॉइंट से 2 लाइनें बनाई। कैसे? ए को बी से ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मैंने कनेक्ट किया, यानी कि ऐसे सोचो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट फिलहाल सी है, ठीक। ए को मैंने बी से ज्वाइन किया, ए को मैंने बी से ज्वाइन किया और ए बी वेक्टर बना लिया। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बताया था ना, ओ बी माइनस में ओ ए, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, तो क्या बचा बोलो, 1 माइनस माइनस प्लस 2, 3 आई, 2 माइनस 3 माइनस का जे, 3 माइनस का 5 माइनस का 2। फिर बी को सी से ज्वाइन कर दो जी, तो बी सी निकाल लो, बी सी कितना आया, सी माइनस का बी, 7 माइनस 1 6, ये 0 है यहाँ पे जे का, यहाँ पे 2 है तो माइनस का 2, देन फिर माइनस का 4। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा बोलो, और ये कौन है अंदर बैठा हुआ, ट्वाइस ऑफ ए बी आ गया ये। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के m टाइम्स आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स, बट हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना था, यहाँ पे तो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव किया, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। BC जो है वो पैरेलल हो गया है किसके, AB के। 2 वेक्टर्स पैरेलल हुए हैं या 2 वेक्टर्स कोलिनियर हुए हैं, बट कोलिनियर वेक्टर्स की जो सिचुएशन थी, याद करो हमने 4 सिचुएशंस बनाई थी कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो दोनों सेम लाइन पर हो, दे मे बी ऑन द डिफरेंट लाइंस, अलग अलग लाइंस पे हो सकते हैं वो दोनों, है ना, ए बी ऐसे और बी सी ऐसे। बट अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी है, वो ऐसे नहीं हो सकते, वो ऐसे होंगे, ये मुझे प्रूव करके बताना है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि देखो भाई, ये जो ए बी और बी सी जो पैरेलल हैं, क्या आपको इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, 2 वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं उनके बीच में क्या नजर आ रहा है आपको, एक कॉमन पॉइंट, कौन, बी, है ना। अब आप ये बताओ कि अगर आपने ए बी को ऐसे बनाया, मान लो ए बी को आपने ऐसे बनाया, अब मैं बोल रहा हूं कि बी सी बनाओ और इसके पैरेलल बनाओ, BC बनाओ और इसके पैरेलल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, सर इसको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करना है ना, बात समझे कि नहीं। तो जब 2 वेक्टर्स पैरेलल है और उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेम लाइन वाले पैरेलल हो गए, ठीक है, दीज आर पैरेलल एंड वन पॉइंट बी इज कॉमन, so therefore AB and BC must be on same line। अब सेम लाइन पे अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो गए। इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर, हैप्पीली प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव। बात समझे कि नहीं, ऐसा नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ में आ रहा है, नया चैप्टर है, आसान चैप्टर है, शुरुआत से समझ रहे, नहीं तो फिर 3D में गायब हो जाएगी एकदम से। वेक्टर जिसको नहीं समझ में आएगा 3D तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, डैम श्योर, क्योंकि सारा कुछ मैं बार बार वेक्टर्स की बात करूंगा कि देखो वेक्टर्स में ये पढ़ाया था, आ जाओ जी, वेक्टर्स में वो पढ़ाया था, आ जाओ जी 3D में, और जब वेक्टर्स नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे कुछ होगा भाई, कुछ पढ़ाया होगा सर ने, हमें कौन सा पढ़ने आना है, क्यों अर्पित, ऐसे ही होता है ना, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। चलो 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। क्या छुट्टी हो गई, होमवर्क तुम करते हो, होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम, किए तूने 20 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी। क्या होमवर्क दे दो और भूल जाओ बस। हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख के सेंड कर दो। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भगाना पड़ेगा क्लास से। हाँ पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हाँ इसको निकाल दो इसके। हाँ, जाओ जाओ मुस्कान, इसको बाहर ड्रॉप करके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3। होमवर्क ये है कि डीपीपी 1 करके आनी है, आपके ड्राइव पे मैंने डाल रखी है ये। मैं अलग से एक बार इसकी कॉपी फिर से तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट फिर ये बहाना ना रहे कि सर ड्राइव तो मिली नहीं थी, ये था वो था। क्यों ईशा? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ईशा, तुम्हारे कितने नंबर आए इस वाली टेस्ट में अभी? 13। 13। अच्छा ओके सही। जो जीआरए ने कहा था पर करा नहीं, सारा करके आप कर रहे हो। हर चोर यही बोलता है। कोई चोर ये बोलता मैंने चोरी किया है, ये बोलता नहीं सर मैंने चोरी नहीं की, माफ कर दो। हाँ हाँ ये तो सोने पे आ गई सीधा, मतलब देख रहे हो। In a triangle OAC, B is the midpoint of the side AC. OAC एक ट्रायंगल है भाई, ओ यहीं पे बना देते हैं चलो। OAC, OA वेक्टर इज A वेक्टर, B is the midpoint of AC. ओके B is the midpoint of AC और यहाँ पे बनाया हुआ है OB वेक्टर, राइट। ये OB वेक्टर हो गया जी लो, दिस इज B वेक्टर। बट OC निकालना है मुझे, OC निकालना है। बताओ भैया कैसे निकालोगे? एक काम करो, OA प्लस में AB, OA प्लस में AB कितना आया बताओ चलो। OB आया, ठीक है। अब इधर से चलते हैं जी, OC प्लस में OC प्लस CB, OC प्लस CB कितना आया बोलो? OB। दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे क्या मिलेगा? OA प्लस OC प्लस AB प्लस CB इज इक्वल्स टू बोल दो ट्वाइस ऑफ OB। यहां तक डन। अच्छा चलो बताओ AB प्लस CB कितना है? AB प्लस CB, AB प्लस CB कितना है? B इज द मिड पॉइंट, तो 0 हो गया ना। ये लेंथ में तो इक्वल हो गए हैं AB और BC, नहीं BC नहीं CB करते हैं, ये दोनों लेंथ में तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों का सम 0 हो गया, 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर को अगर आप किसी वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो वही वाला वेक्टर आ जाएगा जो बचा हुआ होगा, है ना। तो OA कितना है? A है। OC कितना है? C है। OC C है B है? OC तो निकालना है, अरे भाई OC तो निकालना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ OC तो OC रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OB B है, तो OC कितना आ गया बता दो? ट्वाइस ऑफ B माइनस A, ये तुम्हारा आंसर होगा।